देखिए आज अपन पढ़ेंगे व्यभिचार, अपहरण, दासत्व और बलात्कार के बारे में। तो व्यभिचार अपहरण के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले। धारा 359, धारा 359, 359 है। ये आपके व्यभिचारण के बारे में बताती, जो ऊपर लिखा है व्यभिचारण। व्यभिचारण क्या होता है? इंग्लिश में कहते हैं किडनैपिंग, है ना। किडनैपिंग, इंग्लिश में किडनैपिंग कहते हैं। शब्द किडनैपिंग आप लिखा लिखा हो, किडनैपिंग यानी बच्चों की चोरी, है ना। तो वही है ये, बच्चों की चोरी। व्यभिचारण क्या है? बच्चों की चोरी। इंग्लिश में किडनैपिंग कहते हैं, इंग्लिश में बिल्कुल सही शब्द है किडनैपिंग, यानी बच्चों की चोरी। तो उसी सब बच्चों की चोरी से ही बनाया गया है, किडनैपिंग शब्द बना है। तो ये क्या है? व्यभिचारण है। 359 में इसको क्या किया गया है? परिभाषित किया गया है। तो 359 में केवल ये लिखा है कि व्यभिचारण दो किस्म का होता है, भारत में से व्यभिचारण और विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यभिचारण। इसमें केवल प्रकार बताया, नहीं बताया कि है क्या ये। तो एक तरीके से ये क्या है? संरक्षकता में से किसी, कोई बालक है, कोई बच्चा है, उसको संरक्षकता में से क्या करना? अगवा करना। अगवा करना जिसको कहते हैं, हम अगवा कर लेते हैं ना, उठा लेना किसी बच्चे को, तो क्या कहलाता है? वो व्यभिचारण की श्रेणी में आता है। तो परिभाषा कहती है कि व्यभिचारण दो किस्म का होता है, भारत में से व्यभिचारण और विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यभिचारण। तो क्या कितने प्रकार का होता है? ये भी आता है क्वेश्चन। व्यभिचारण के प्रकार कितने होते हैं? दो। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पहला भारत में से, भारत में से, दूसरा संरक्षकता में से। संरक्षकता में भी कौन सी? विधिपूर्ण संरक्षकता, ये नहीं कि किसी की भी संरक्षकता, विधिपूर्ण संरक्षकता। जो उसका संरक्षक है, विधिपूर्ण रूप से संरक्षक है, व्यक्ति बच्चे का जो भी है उसका, उसकी अनुमति के बगैर आप अगर बच्चे को ले जाते हैं तो वो काय की परिभाषा में आता है? व्यभिचारण की परिभाषा में आता है। अगर कोई व्यक्ति, किसी संरक्षक है किसी बच्चे का कोई, और उसके माता पिता है मान लो, या अन्य कोई संरक्षक है जिसकी कस्टडी में बच्चा रहता है, उसकी अनुमति के बगैर अगर उस बच्चे को ले जाता है तो क्या कहलाता है? वो अपराध व्यभिचारण कहलाता है। तो पहला क्वेश्चन तो ये सेक्शन वाइज बनता है कि व्यभिचारण कितने, किस सेक्शन में परिभाषित है? 359 में बताया गया। व्यभिचारण के प्रकार बताए गए, परिभाषित तो नहीं है, प्रकार बताए गए हैं। दो प्रकार का होता है व्यभिचारण। और कौन कौन से दो प्रकार है? भारत में से व्यभिचारण और विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यभिचारण। अब देखिए इसमें थोड़ा समझने वाली बात आएगी। सेक्शन नीचे जो आ रहा है, सेक्शन है 360। ये क्या है? ये भारत में से व्यभिचारण की बात कर रहा है। भारत में से व्यभिचारण, ये कौन सा अपराध है? पहली वाली किस्म है इसकी, भारत में से। भारत में से क्या हो रहा है? व्यभिचारण। देखिए इसको पढ़िए फिर देखिए दोनों में क्या अंतर है। देखिए इसमें एज भी आएगी भी आगे, कि व्यभिचारण किन व्यक्तियों का हो सकता है ना, उसको देखेंगे। इसमें देखिए ये लिखा है, तो यहाँ आगे आगे एज भी आएगी कि कितनी उम्र तक के बच्चे का क्या हो सकता है? व्यभिचारण हो सकता है। इसमें जो विधिपूर्ण संरक्षकता में से जो व्यभिचारण है उसके लिए एज भी आएगी आगे जाके, जो 361 जो सेक्शन है उसमें एज है। इसमें एज भी देख लीजिए, सही देख लेते हैं क्या है। 16 और 18 दो एजें आई हैं इसमें, 16 वर्ष और 18 वर्ष, दो एज हैं। 16 वर्ष और 18, ये पुरुष के लिए है, मेल कह दो इसको, और ये फीमेल कह दो इसको, फीमेल के लिए है ना। तो 16 वर्ष मेल के लिए है और 18 वर्ष किसके लिए? फीमेल के लिए एज है। संरक्षकता की बात आती तब। तो ये दो तरह की एजें भी इसमें दी गई हैं। यानी कि कोई व्यक्ति, अगर कोई बालिका है तो 18 वर्ष से कम, और अगर कोई बालक है तो 16 वर्ष से कम, जो माता पिता के साथ रहता है या किसी संरक्षक के साथ रहता है, तो उसकी सहमति के बगैर अगर आप ले जाते हैं उसे, तो उस, तो क्या कहलाता है ऐसा अपराध? ऐसा अपराध व्यभिचारण कहलाता है। और इससे ज्यादा एज भी होंगे तो वो क्या हो जाएगा? फिर वो अपहरण हो जाएगा, व्यभिचारण नहीं होगा, वो अपहरण की परिभाषा में आ जाएगा। तो ये क्या है? व्यभिचारण। व्यभिचारण के लिए एज जरूरी है, ये वाली एज। संरक्षकता की बात अब देखिए 360 क्या कहता है। 360 कहता है जो कोई किसी व्यक्ति का, उस व्यक्ति की
या उस व्यक्ति की ओर से सम्मति देने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति की सम्मति के बिना भारत की सीमाओं से परे भ्रमण कर देता है, वह भारत में से उस व्यक्ति का व्यभिचार करता है, यह कहा जाता है। तो ये क्या कह रहा है, भारत में से व्यभिचार कब हो रहा है? इसमें लिखा है जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का उस व्यक्ति की या उस व्यक्ति की ओर से सम्मति देने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत व्यक्ति, कोई व्यक्ति है उसकी तरफ से सम्मति कोई दे सकता है, सम्मति देने के लिए कोई व्यक्ति स्वयं सहमति नहीं दे सकता है। अगर नाबालिग है कोई व्यक्ति तो वो तो सी बात है, वो अपनी तरफ से सहमति नहीं दे सकता, लेकिन उसकी तरफ से कोई अन्य व्यक्ति क्या कर सकता है, सहमति देता है। तो ऐसे व्यक्ति की सहमति के बिना, सहमति देने के बिना लिख दीजिए, सहमति के बिना आप अगर किसी व्यक्ति को भारत की सीमा से परे ले जाते हैं, भारत की सीमा से परे मतलब भारत देश से बाहर ले जाते हैं, नेपाल ले जाएं, भूटान ले जाएं, पाकिस्तान ले जाएं, ब्रिटेन ले जाएं, कहीं भी ले जाएं, भारत की सीमाओं से बाहर उसका प्रहरण कर देते हैं, तो काय की परिभाषा में आता है, वो व्यपहरण की परिभाषा में आता है। यानी भारतीय सीमाओं से अगर किसी को बाहर ले जाते हैं वैध रूप से सहमति देने के लिए सक्षम व्यक्ति की सहमति के बिना, तो ये क्या कहलाता है, भारत में से व्यपहरण कहलाता है। एक चीज और देखिए, उसकी तरफ से सहमति देने के लिए सक्षम व्यक्ति, हाँ, तो ये क्या कहलाता है, ये भारत में से व्यपहरण कहलाता है। जब आप किसी व्यक्ति को भारत की सीमाओं से परे उसकी तरफ से जो व्यक्ति सहमति दे सकता था, सहमति देने वाले व्यक्ति की सहमति के बिना अगर ले जाते हैं तो ये अपराध क्या कहलाता है, व्यपहरण कहलाता है। ठीक है, इसमें संरक्षकता में एज की बात कह रही है और इसमें कोई एज की बात नहीं आई, इसमें कोई एज की बात नहीं आई, ये वाले सेक्शन में कोई 16 और 18 वाली बात नहीं आ रही है। ठीक है ना, ये भी ध्यान में रखना, इसमें कोई एज की बात नहीं है ना। मतलब अगर कोई व्यक्ति 18 से ऊपर का भी हो और अगर उसको भारत की सीमा से परे ले जाया जाएगा तो वो कौन सा अपराध होगा, अपहरण होगा कि व्यपहरण होगा, वो व्यपहरण ही होगा, ये भी याद रखना। अगर कोई व्यक्ति, क्योंकि एज की बात नहीं, किसी भी व्यक्ति का अगर कोई अपन को भी ले जाए, मान लो अपन अपनी एज 18 के ऊपर ही है सब और 18 से ऊपर है, अगर कोई व्यक्ति हमें भारत की सीमा से बाहर ले जाता है तो कौन सा अपराध बनेगा, अपहरण बनेगा या व्यपहरण बनेगा, व्यपहरण बनेगा, अपहरण नहीं बनेगा। कौन सा अपराध बनेगा, व्यपहरण। ठीक है, तो ये याद रखना है, यहाँ एज की बात नहीं है 360 में, यहाँ इसमें तो चल जाएगी अपहरण में, ये भारत संरक्षक जी तो प्रकार बताए, इसका नीचे आएगा उसमें एज की बात है, उसमें संरक्षकता वाली बात आएगी, व्यपहरण में उसमें एज की बात चलेगी, लेकिन भारत की सीमाओं से बाहर जब व्यपहरण होगा तो उसमें कोई एज की बात नहीं कही गई है ना। अगर कोई 25 साल का आदमी भी है उसको अगर भारत की सीमा से परे ले जाया जाता है तो अपहरण की श्रेणी में ना आके काय की श्रेणी में आएगा, व्यपहरण की श्रेणी में आएगा, उसको किडनैपिंग ही माना जाएगा, भले ही वो बच्चा नहीं लेकिन उसको किडनैपिंग ही माना जाएगा, है ना। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, क्यों माना जाएगा, अपन भारत माता, आप तो ये मान लीजिए भारत माता है हमारी और हमको कोई यहाँ से बाहर ले जा रहा है, माता से अलग कर रहा है, तो क्या व्यपहरण ही तो होगा, है ना, भले ही उनकी नजर चाहे जितने साल के हो जाए, बच्चे ही हैं उनकी नजर में, है ना। तो जब भारत की सीमा से कोई पकड़ के बंदी बना के हमें ले जा रहा है तो अपहरण ना होके क्या होगा, व्यपहरण होगा, बस इतना समझ लिया। ठीक है, तो इस सम्मति के बिना किसी व्यक्ति की ओर से अगर कोई व्यक्ति सम्मति देने के लिए सक्षम है ना, अगर कोई बच्चा अगर सहमति दे दी जाती तो थोड़ी ना व्यपहरण होगा, है ना, तो वो तो अलग ही बात हो गई। तो इसमें एज की बात नहीं आई 360 में। व्यपहरण मतलब भारत की सीमाओं से परे जब व्यपहरण होता है वो किसी भी व्यक्ति का हो सकता है, किसका, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी व्यक्ति का हो सकता है, उसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है, इसके लिए 360 के लिए कोई एज लिमिट नहीं है कि 16 होगा 18 होगा, ऐसा कुछ एज लिमिट इसके लिए नहीं, इसके लिए है 359 जो व्यापारण है भारत में से, इसके लिए जो सेकंड वाला है इसके लिए है, लेकिन इसके लिए नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। अब देखिए 361 कहता है विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यापारण, 361 जो एज की बात आ रही थी व्यापारण की इधर आएगी 361, इसके लिए एज की जरूरत है। ये कैसा है, विधिपूर्ण संरक्षक, इसका दूसरा वाला पार्ट है ये, विधिपूर्ण संरक्षकता की बात आ जाती तब एज की जरूरत है, यानी व्यपहरण के लिए एज की जरूरत है लेकिन भारत में से व्यपहरण के लिए एज की जरूरत नहीं है, ये याद रखें। संरक्षकता में से, विधिपूर्ण संरक्षकता में से क्या कर रहे हैं, किसी व्यक्ति का व्यपहरण,
सीधा व्यापरण लिख देते हैं, विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यापरण है ये। ठीक है, ये कह रहा है जो कोई किसी अप्राप्त व्यय को, यानी जो प्राप्त व्यय नहीं हुआ है, जैसी विधि है 16 साल या 18 साल अप्राप्त व्यय को, यदि वह नर हो तो 16 वर्ष से कम आयु वाले को, या यदि वह नारी है तो 18 वर्ष से कम आयु वाली को, या किसी विकृचित व्यक्ति को ऐसे अप्राप्त व्यय या विकृचित व्यक्ति के विधिपूर्ण संरक्षकता में से ऐसे संरक्षक की सहमति के बिना ले जाता है या बहका ले जाता है, वह ऐसे अप्राप्त व्यय या ऐसे व्यक्ति का विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यापरण करता है, यह कहा जाता है। ये क्या कह रहा है विधिपूर्ण संरक्षकता में से? ये कह रहा है कोई भी अप्राप्त व्यय व्यक्ति जो प्राप्त नहीं हुआ है, 16 साल से ऊपर का नहीं हुआ है या 18 साल से ऊपर की नहीं हुई है, जैसी भी स्थिति हो, तो अप्राप्त व्यय व्यक्ति को, या 3 लोग आए हैं, 16 वर्ष आया है जो मेल के लिए अप्राप्त व्यय के लिए, और 18 वर्ष आया है जो फीमेल के लिए, या विकृचित, विकृचित के लिए कोई आयु नहीं, विकृत कोई व्यक्ति है उसके लिए कोई आयु नहीं है, पागल व्यक्ति है, विकृत व्यक्ति है कोई, विकृत चित्त है, वैसे विकृत चित्त, कोई विकृत चित्त व्यक्ति है उसके लिए कोई आयु की नहीं, क्योंकि वो विकृत चित्त है ना, तो उसमें एज कोई नहीं है कि कितने भी साल का हो सकता है, वो बच्चे के समान होता है, इसीलिए। तो ये कह रहा है इन तीनों में से किसी भी व्यक्ति को, अगर उनके जो संरक्षक है, ये संरक्षक उनकी सहमति के बिना कोई भी व्यक्ति उनको क्या ले जाता है, अगवा करता है या ले जाता है, अगवा करता है, याद रखें आप, अगवा करता है कोई व्यक्ति, या बहला फुसला के ले जाता है, बहला फुसला के कह दी तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हो गया, चलो जल्दी चलो, ये क्या हो गया, बहला के ले, उदाहरण है, कोई भी वजह हो सकती है इस तरीके से, या कुछ भी वजह बता दी कि कैसा हो गया, चलो जल्दी फलाने दिखाने, और वहां जाके ले गए। तो इस तरीके से अगर कोई हरकत करता है, उसमें सहमति नहीं है अगर उसके संरक्षकों की या माता पिता की, जो भी हो संरक्षक, उनकी सहमति नहीं है, तो क्या माना जाएगा कि उसने क्या किया है, विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यवहार का अपराध कारित किया है। ये इसको ध्यान रखना है आपको, इसमें एज ध्यान रखना है, सेक्शन याद रखना है। विकृत के लिए कोई एज नहीं होती है ना, पागल के लिए कोई एज नहीं है, क्योंकि वो पागल है ना, इसीलिए उसके लिए कोई एज नहीं है कि 16 साल का पागल होगा कि 18 साल का पागल होगा, ऐसा कुछ नहीं है इसके लिए कुछ एज नहीं, क्योंकि वैसे भी ये कस्टडी में ही है बेचारा, संरक्षकता में ही रहते हैं ना, इस वजह से इनके लिए कोई एज की जरूरत नहीं है। स्पष्टीकरण कहता है कि इस धारा में विधिपूर्ण संरक्षक शब्दों के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति आता है जिस पर ऐसे अप्राप्त व्यय या अन्य व्यक्ति की देखरेख या अभिरक्षा का भार विधिपूर्वक न्यस्त किया गया। ये तो विधिपूर्ण संरक्षकता की बात कह रहा है कि कौन व्यक्ति विधिपूर्ण संरक्षक होगा, जो पक्षों की देखभाल करता है, उनका भरण पोषण करता है, या फिर ऐसा व्यक्ति भी आएगा जिसको विधि कस्टडी सौंपी गई, न्यस्त की गई है, यानी सौंपी गई है, किसी की अभिरक्षा में बच्चा या उसको कस्टडी सौंपी गई कि इनकी अधीन बच्चा रहेगा, तो ऐसा व्यक्ति भी विधिपूर्ण संरक्षक की परिभाषा में आता है। मतलब जो प्राकृतिक रूप से संरक्षक होते हैं वो तो है ही, इसके अलावा अगर अन्य किसी व्यक्ति को संरक्षकता सौंपी जाती है तो वो भी इसके अंतर्गत आएगा, ये कहने का अर्थ है। माता पिता होते ही संरक्षक किसी व्यक्ति के, है ना, माता पिता होते हैं, इसके अलावा कोई अन्य व्यक्ति होता है, मान लो कोई बच्चा बाहर रहता है, किसी रिश्तेदार के घर रहता है, तो जब रिश्तेदारों के घर रह रहा है तो वो भी क्या होते हैं, उसके संरक्षक ही कहलाते हैं। या फिर मान लीजिए किसी की कस्टडी में दिया गया है बच्चा, न्यायालय के द्वारा कस्टडी जब दी जाती है ना, तो वो भी ऐसे लोग भी क्या माने जाएंगे, विधिपूर्ण संरक्षक माने जाएंगे। देखिए अब अपवाद भी है इसमें, एक अपवाद, लाइट चली गई, अपवाद भी है एक, अपवाद क्या है देखिए, अपवाद कहता है इस धारा का विस्तार किसी ऐसे व्यक्ति के कार्य पर नहीं है जिसे सद्भावना पूर्वक यह विश्वास है कि वह किसी धर्मज अधर्मज शिशु का पिता है, या जिसे सद्भावना पूर्वक यह विश्वास है कि वह ऐसे शिशु की विधिपूर्ण अभिरक्षा का हकदार है, जब तक कि ऐसा कार्य दुराचारिक या विधि विरुद्ध प्रयोजन के लिए ना किया गया हो। ये भी जुड़ा है, क्या कह रहा है कि अधर्मज बच्चा, अधर्मज बच्चा है ना, कोई अधर्मज बच्चा है, मतलब ये तो आप जानते हो अधर्मज क्या है, मतलब बगैर शादी के जो बच्चा पैदा हो गया है वो अधर्मज बच्चा है। किसी कोई पिता है उसका, उसको लगता है कि जो उसकी औलाद है उसको उससे मिलना चाहिए, वो उसको ले आता है ना, पिता है भले ही बगैर शादी के है तो पिता ही, पिता है, उसको क्या लगता है कि उसका औलाद है उसको अपने पास वो लेके आता है ना। तो ये कह रहा है कि इस तरीके का अगर कोई कृत्य करता है व्यक्ति तो वो इस परिभाषा में, व्यवहार की परिभाषा में नहीं आएगा। या फिर
कोई व्यक्ति है जिसको लगता है कि वो बच्चा उसकी संरक्षकता में होना चाहिए, उसकी कस्टडी में होना चाहिए, है ना। इस तरीके से अगर कोई व्यक्ति ले आता है तो वो भी इस परिभाषा में नहीं आता, जब तक कि वो काम दुराशय के आशय से या गलत भावना से ना किया गया हो। हाँ, वो गलत भावना से कह के लाता है कि माँ से बिछड़ने के लिए लाना है, बोले इसको सबक सिखाना है, इस उद्देश्य से लाता है, तो फिर वो व्याकरण की परिभाषा में आएगा, नॉर्मली व्याकरण की परिभाषा में नहीं आएगा। ये इसीलिए जोड़ा है ना कि कभी कभी ये अधर्मज की भी बात हो गई और वैलिड माता पिता उनकी भी बात हो जाती है। जैसे कभी कभी क्या होता है, तलाक के केस चल रहे हैं, शादी होगी, तलाक के केस चल रहे हैं, बच्चा माँ के पास स्वाभाविक रूप से रहता ही है। अब बच्चा माँ के रूप में रह रहा है, पिताजी चले उनको ले आए, बच्चे को कहीं स्कूल जाता हुआ वहां से उठा के ले आए घर, अब माता ने लिखवा दी ये वाली रिपोर्ट, तो उसको व्याकरण की परिभाषा में नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो भी पिता है, उसको स्वाभाविक सी बात है, उसका भी उस पे हक है, इस वजह से उसको व्याकरण की परिभाषा में नहीं लाया माना जाएगा। हाँ, अगर वो इस उद्देश्य से लेके आता है कि इनको परेशान करना है, देखना है, ये सारी एक्टिविटी के लिए लाता है, तो फिर वो व्याकरण की परिभाषा में आएगा। या फिर न्यायालय ने आदेशिका निकाली कि साहब आप नहीं मिलेंगे, और फिर जाके उठा लाता, तो भी व्याकरण की परिभाषा में आएगा। तो सद्भावना पूर्वक लेके आता है केवल इस वजह से कि उसकी औलाद है या वो उस पर कस्टडी रखता है, इस उद्देश्य से अगर वो लाता है तो फिर वो व्याकरण की परिभाषा में नहीं आता है। ठीक है ना, तो ये अपवाद है इसका। ठीक है, अब देखिए 362 है अपहरण, ये था व्याकरण। अब 362 में क्या है, अपहरण। अपहरण क्या होता है, अपहरण पे फिल्म भी बनी है, आपने देखी होगी, अपहरण उद्योग पहले बिहार में चलता था, अपहरण उद्योग चलता था, लोगों का अपहरण करा, फिरौती के लिए पैसे मांगे, इस तरीके का पकड़। अपहरण मतलब एक तरीके से पकड़ करना लोगों की। 362 है अपर सेक्शन, 362 है ये अपहरण, ये किडनैपिंग है, और ये है एबडक्शन। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एबडक्शन बोलते हैं, है ना। लेकिन फिलहाल अपन इसको एबडक्शन बोलते हैं, लेकिन व्यवहारिकता में अपन किडनैपिंग किडनैपिंग बोल देते हैं लोग, किडनैपिंग हो गई, बोले किडनैपिंग हो गई, किडनैपिंग इनकी होती है, किडनैपिंग नहीं बोलते इसको, विधि की भाषा में इसको एबडक्शन बोलते हैं, इसको किडनैपिंग बोलते हैं। और अपन नॉर्मली भाषा में क्या बोलते थे, किसी पकड़ हुई बोले उनकी किडनैपिंग हो गई, किडनैपिंग नहीं होती, उनका होता है एबडक्शन। हाँ, इंग्लिश के पेपरों में जरूर लिखा रहता है एबडक्शन, तो एबडक्शन होता है उनका। 362 जो बड़े लोग हैं उनका एबडक्शन होता है, किडनैपिंग नहीं होती। व्याकरण दो किस्म का होता है, इसमें कोई किस्म नहीं है, इसमें कोई किस्म नहीं है कि एक दो, ऐसा कुछ नहीं है इसमें कि इसकी कोई किस्म हो कि दो किस्म का, तीन किस्म का, तो कोई किस्में नहीं है इसकी, एक ही जैसा है, जैसा एक पता है वैसे ही वो है, कोई किस्म नहीं है। हाँ, व्याकरण की जरूर दो किस्म होती है, भारत में से व्याकरण और विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्याकरण, इसमें कोई किस्में नहीं है। देखिए अब 362 देखिए, ये कहता है जो कोई किसी व्यक्ति को किसी स्थान से जाने के लिए बल द्वारा विवश करता है या किन्हीं प्रवंचनापूर्ण उपायों द्वारा उत्प्रेरित करता है, वह उस व्यक्ति का व्याकरण करता है, यह कहा जाता है। देखिए इसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है, ये कह रहा है जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को क्या करता है, बल द्वारा विवश करता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्या करता है, बल द्वारा विवश करता है, इंपॉर्टेंट है ये। बल द्वारा क्या कर रहा है, विवश कर रहा है, या प्रवंचनापूर्ण उपाय, दो चीजें आई, बल द्वारा विवश करता है या किन्हीं प्रवंचनापूर्ण उपायों द्वारा, या प्रवंचना करता है मतलब, या प्रवंचना करता है या ऐसे उपाय करता है, वही बात है। तो प्रवंचनापूर्ण उपाय करता है, और प्रवंचनापूर्ण उपाय करने के बाद क्या करता है, उस व्यक्ति का अपहरण करता है, यह कहा जाता है। मतलब जब कोई व्यक्ति बल द्वारा, या तो जबरन, बल मतलब जबरन, बल प्रयोग द्वारा उसको उठा लाते हैं, बोरा डाला और गाड़ी में डाल के ले गए, ये है बल द्वारा, है ना। प्रवंचना मतलब वही बताया कि बोले ऐसा हो गया है, बोले हम चलिए, बोले आपको बहला फुसला के ले गए, या बोले कुछ कुछ नॉर्मली कुछ बातें दे दी कि एक्सीडेंट हो गया किसी के, आपके घर का, वो सड़क पे पड़े हुए हैं, जल्दी चलो, एक प्रवंचनापूर्ण उपाय ना आपको, इस तरीके का काम करता है। इन दोनों में से कोई काम करता है तो क्या माना जाएगा कि वो व्यक्ति क्या करता है, वो व्यक्ति अपहरण का अपराध करता है। और अपहरण के लिए कोई एज नहीं, अपहरण किसी भी एज, किसी भी व्यक्ति का हो सकता है, अपहरण किसी भी व्यक्ति का हो सकता है, याद रखेंगे, अपहरण किसका हो सकता है, किसी भी व्यक्ति, किसी भी और लगा दीजिए, किसी भी व्यक्ति का हो सकता है। अपहरण के लिए कोई एज लिमिट नहीं कि 16 साल हो, 18 साल हो, 12 साल हो, 10 साल हो, ऐसा कुछ नहीं। यानी कि मतलब आप देखें
तो क्या 12 साल के बच्चे का अपहरण हो सकता है? अब सवाल आता है कि क्या 12 साल के बच्चे का अपहरण हो सकता है? ये तो अपन समझ ही गए कि 18 साल से जितने ऊपर उनका अपहरण होता ही है। अब बात आई कि क्या 12 साल के बच्चे का भी अपहरण हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, कैसे हो सकता है? जब उसके साथ बल द्वारा विवश किया जाए, उसको जबरन पकड़ के ले जाया जाए, उसको, है ना, उसको जबरदन जबरन पकड़ के ले जाया जाए, बल का प्रयोग किया जाए, है ना, वो बच्चा किसी की संरक्षकता में नहीं है, तो क्या होगा? वो अपहरण होगा। क्या होगा? अपहरण। इसका एक उदाहरण भी आता है कि एक बच्चा मेले में खो जाता है। क्या कर दिया? मेले में खो गया। खो गया यानी कि उसकी संरक्षकता खत्म हो गई, मेले में खो जाता है। और ए नाम का व्यक्ति, ये व्यक्ति है, क्या करता है? उसे बलपूर्वक उठा ले जाता है। बलपूर्वक क्या करता है? उठा ले जाता है। तो उसने कौन सा अपराध किया? लोग सोचते हैं कि अपहरण किया, किडनैपिंग की। किडनैपिंग नहीं की, एब्डक्शन किया उसने। क्या किया उसने? अपहरण। अपहरण, अपहरण का अपराध किया। ठीक है, तो उसने कौन सा अपराध किया? अपहरण का अपराध किया, ये आपको देखना है। तो उसने क्या किया? अपहरण का अपराध किया, ये आपको देखना है। तो ध्यान में रखिए, इसमें कोई एज की बात नहीं है, चूंकि विधिपूर्ण संरक्षकता में था ही नहीं, मेले में खो गया तो संरक्षकता किसी की बची नहीं। दूसरा, बलपूर्वक। ये शब्द याद रखना, बलपूर्वक। जहां बल का इस्तेमाल हुआ वहां क्या हो जाएगा? वहां पे अपहरण हो जाएगा। तो अपहरण के लिए किसी एज की जरूरत नहीं होती, किसी भी व्यक्ति का अपहरण हो सकता है। ठीक है ना, तो अपहरण के लिए किसी एज अपहरण के लिए किसी अपहरण के लिए किसी की एज की जरूरत नहीं होती। अपहरण क्या है? किसी भी व्यक्ति का हो सकता है। तो ध्यान में रखो, बच्चे का भी हो सकता है अपहरण। ऐसा नहीं कि बड़ों का ही होता है, बच्चों का, बड़ों का तो होता ही है, बच्चों का भी हो सकता है। इसमें उदाहरण आता भी है। ठीक है, ये आपका हो गया 362। अब 300, इसमें जो है 63 है अपहरण के लिए दंड, दोनों के लिए है वो। सेक्शन 363 है, ये दंड है। कितना दंड होगा देखिए, ये कह रहा है जो कोई किसी व्यक्ति को किसी स्थान से, नहीं नहीं सॉरी 63 दंड पढ़ना है। जो कोई भारत में से या विधिपूर्ण संरक्षकता में से किसी व्यक्ति का व्यापरण करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास है जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। ये क्या कह रहा है? जो कोई भारत में से या विधिपूर्ण संरक्षकता में, व्यापरण का दंड है, ये काय का दंड है? इसका। अगर कोई करता है व्यक्ति, भारत में से करता है या किसी की व्यक्ति की संरक्षकता में से करता है, तो कितनी सजा होगी? 7 साल तक की हो सकेगी। कितनी सजा हो सकेगी? 7 साल तक की सजा से क्या किया जाएगा? दंडित किया जाएगा। इसके मामले में दंड कहाँ दिया गया है? 363 में दिया गया है। 7 साल तक की सजा से क्या किया जाएगा? उस व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। और एक चीज और भूल गया मैं, देखिए, जो व्यापरण का अपराध है, ये एक बार में ही पूरा हो जाता है। ये अपराध एक ही बार में पूरा हो जाता है, जैसे किया वैसे ही पूरा हो जाता है। और ये अपहरण का जो अपराध है, ये निरंतर जारी रहने वाला अपराध है। निरंतर जारी रहता है ये अपराध, ये खत्म नहीं होता, निरंतर जारी रहता है। प्रतिपल अपना एक नया अपराध बनता चला जाता है। और ये जैसे ही बच्चे को आपने उठाया, ये उसी समय पूर्ण हो जाता है। लेकिन ये जो अपराध है, अपहरण का जो अपराध है, ये निरंतर चलता रहता है। आपने ए को आपने ए को उठाया, बी स्थान पे ले गए, फिर सी स्थान पे ले गए, फिर डी स्थान पे ले गए, आपने यहाँ रखा कुछ दिन, इसको ए की जगह कुछ और लिख लीजिए, एक्स लिख लीजिए। आप इधर ले गए इसको, फिर इधर ले गए, फिर इधर ले गए, तो हर जगह आप जहाँ उसको आपने जितने दिन रखा, जहां जहां ले गए, वहां वहां प्रत्येक दिन क्या बना? अपने आप में एक नया अपराध बना। तो ये अपने आप में नया अपराध बनता जाता है, ये रुकता नहीं है जब तक पकड़ नहीं जाते, ये निरंतर चलने वाला अपराध है। और ये एक ही बार में पूरा हो जाता है। बच्चे का आपने ये बच्चा है, इस बच्चे का आपने पकड़ा और आपने बस पकड़ लिया, यही अपराध समाप्त हो गया, यही पूरा हो गया। समाप्त मतलब पूरा हो गया ये अपराध। और ये निरंतर जारी रहता है। इसका मतलब क्या? हर सजा, हर अपराध में अपने आप में जो सजा जो है जुड़ती जाएगी, यहाँ रखा वहां रखा, वो उसके हिसाब से बढ़ती चली जाएगी, यहाँ यहाँ यहाँ। तो ये क्या है? एक निरंतर जारी रहने वाला अपराध है अपहरण। और ये एक ही बार में पूरा हो जाता है, जो अपराध किया तो पूरा हो गया। लेकिन ये कंटिन्यू चलता है, जहां जहां ले जाओगे, जिस जिसके पास रखोगे, वो एक नया अपराध अपने आप में बनता चला जाएगा। ठीक है, तो ये निरंतर जारी रहने वाला अपराध है, ये भी याद रखना है आपको, है ना।
अब देखिए क्या कहता है 363 के बाद सेक्शन 363 का ए और है, 363 का ए है, 363 का ए ये है कि भीख मांगने आदि के लिए कह रहे हैं। जब आप बच्चों की पकड़ करते हैं, मोस्टली किस लिए करते हैं लोग बाग, भीख मंगवाने के लिए, तो उसी के बारे में ये प्रोविजन करता है कि भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए अप्राप्त व्यय का व्यपहरण या विकलांगीकरण दोनों है। भीख मांगने के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, भीख याद रखना। अधिकतर बच्चों की जो पकड़ होती है वो इसी उद्देश्य से होती है, या तो उसको विकलांगीकरण भी किया जाता है भीख मांगने के, ताकि ज्यादा उसको क्या मिल सके, भीख मिल सके, भिक्षा मिल सके, इसलिए उसका विकलांगीकरण किया जाता है। तो इसलिए ये सेक्शन अच्छा है, याद रखना इसको। 363 ए है, ये बच्चों का पकड़ करना, कुल मिला के बच्चों का व्यवहार करना, किस उद्देश्य से करना, ताकि उनसे भीख मंगाई जा सके, है ना। और भीख मंगाने के लिए आप देखते हैं बच्चों के हाथ पैर भी काट देते हैं ताकि ज्यादा उनको भीख मिले, क्योंकि हाथ पैर होंगे तो लोग देते नहीं आजकल के, भाई तुम्हारे तो हाथ पैर है ना। या बच्चों को जानबूझ के नहीं देते लोग कि भैया जी आदत लग जाएगी, है ना। अब लेकिन कोई बच्चे के हाथ कटे होंगे तो आदमी दया के मारे दे देता है कि बेचारा क्या करेगा, तो इस वजह से ये लोग क्या करते हैं, हाथ पैर काट देते हैं बच्चों का, तो उसी को इसमें दंडनीय बनाया गया है। देखिए ये क्या कहता है, पहला कहता है जो कोई किसी अप्राप्त व्यय का इसलिए व्यवहरण करेगा या अप्राप्त व्यय का विधिपूर्ण संरक्षक स्वयं न होते हुए अप्राप्त व्यय की अभिरक्षा इसलिए अभिप्राप्त करेगा कि ऐसा अप्राप्त व्यय भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए नियोजित कारावास है जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित होगा, जुर्माने से भी दंडित होगा। तो ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति अगर किसी बच्चे का या बालक का व्यपहरण किस उद्देश्य से करता है, ताकि उससे भीख मंगवाई जा सके, तो कितने साल की सजा से दंडित होगा, 10 वर्ष तक के कारावास से। ऐसा व्यक्ति उसका संरक्षक नहीं है, किसी व्यक्ति की संरक्षकता में से किसी बालक की पकड़ करता है और इस उद्देश्य से करता है ताकि उससे वो भीख मंगा सके, तो कितने वर्ष से दंडित किया जाएगा, 10 वर्ष तक के कारावास से ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। दूसरा देखिए इसमें नीचे का जो है, दूसरा कह रहा है जो कोई किसी अप्राप्त व्यय को विकलांगीकरण इसलिए करेगा कि ऐसा अपराध भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए नियोजित या प्रयुक्त किया जाए, वह आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। अगर ऐसी कृत्य में वो बच्चों को अगर विकलांग बनाता है कि ताकि और अच्छी भीख मिल सके, तो सजा बढ़ जाएगी। सजा कितनी हो जाएगी, आजीवन कारावास, आजीवन कारावास तक का दंड दिया जाएगा। ठीक है, अगर केवल भीख मंगवाने की बात है तो 10 वर्ष, और अगर उसी भीख मंगवाने के उद्देश्य से वो उसके हाथ पैर काट देता है, उसको विकलांग बना देता है, तो सजा कितनी होगी, आजीवन कारावास तक की। ठीक, अब देखिए इसमें नीचे और है, तीसरा और है इसमें, जहां की कोई व्यक्ति जो अप्राप्त व्यय का विधिपूर्ण संरक्षक नहीं है, उस अप्राप्त व्यय को भीख मांगने के प्रयोजन के लिए नियोजित या प्रयुक्त करेगा, वहां जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए यह उपधारणा की जाएगी कि उसने उस उद्देश्य की अप्राप्त व्ययता का व्यपहरण किया था या अन्यथा उसकी अभिरक्षा प्राप्त की थी, वह अप्राप्त व्यय भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए नियोजित या प्रयुक्त किया जाए। मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति किसी का संरक्षक नहीं है या माता पिता नहीं है, आप ऐसे मान लीजिए, और कोई व्यक्ति अगर किसी बच्चे से भीख मंगाता है, मान लो किसी बच्चे से कोई व्यक्ति भीख मंगाता है, उसका क्या है, माता पिता नहीं, संरक्षक नहीं, बच्चे को भीख मांगने के लिए भेजता है, तो ये उपधारणा की बात कह रहा है, तो न्यायालय ये उपधारणा मान के चलेगा कि जो ऊपर जो प्रयोजन है आपका ये वाला, या ये प्रयोजन है, ये वाला तो जब होगा जब हाथ पैर कटे होंगे, ये वाला जो प्रयोजन है कि आप भीख मांगने के लिए आपने क्या किया, बच्चे को अगवा किया, यानी उसका व्यपहरण किया। जब तक कि आप साबित ना कर दें कि व्यपहरण नहीं किया हमने, तब तक न्यायालय ये मान के चलेगा कि आपने क्या किया, बच्चे का व्यपहरण किया, ये मान करके न्यायालय चलेगा। तो आपको इसे करना पड़ेगा, जो भी मंगवा रहा है उस व्यक्ति को साबित करना पड़ेगा कि हमने इसका अपहरण आदि नहीं किया है। ठीक है, अब ये क्यों लिखा है, ये क्या लिखा है, कई बच्चे खो जाते हैं, बिछड़ जाते हैं, किसी के पास आ गए, कोई भला मानुस होगा, मान लो अब गरीब है, भीख तो मंगवाई गई, अब बेचारा खुद भी मांगता है, बच्चे से भी मंगवा रहा है, उसने चलो रख तो लिया लेकिन अब भीख मंगवा रहा है, तो वहां अगर व्यक्ति पकड़ जाता है तो न्यायालय मान के चलेगा कि आपने अपहरण किया है, जब तक कि क्या है, वो ये साबित ना कर दे कि उसने अपहरण या सॉरी व्यपहरण नहीं किया, व्यपहरण नहीं किया, किडनैपिंग व्यपहरण नहीं किया, तो उसको ही साबित करना पड़ेगा कि उसने व्यपहरण नहीं किया। कई लोग गरीब होते हैं तो इसकी वजह से ये जोड़ा है ना। और कई बच्चे बिछड़ जाते हैं माता पिताओं से, सफर में बिछड़ जाते हैं, जब क्या होता है आजकल फोन चल गया ना,
फोन पे आदमी इतना बिजी रहता है, बच्चों की तरफ ध्यान ही नहीं रहता, फोन में बिजी है, बच्चे यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, उन्हें देखा ही नहीं, और बस ट्रेन में बैठ के चढ़ गए, वो बच्चे रह गए। इस तरीके की बहुत सी घटनाएं होती है। तो फोन बड़ी बेकार चीज है ना। फोन यूज करना ठीक है, लेकिन उतना ही जितना ज्यादा समय पे हो। ये नहीं कि चाहे जब चाहे जाए लगे, कई लोग कहते हैं चाहे जब, उनका फोन से हाथ ही नहीं हटते। तो ऐसे में मैंने कई लोगों को देखा है, कई लोग टोकते नहीं, अरे आपका बच्चा पीछे रह गया। तो ये सारी चीजें ध्यान रखना चाहिए लोगों को, इतना बिजी नहीं होना चाहिए, तो इस तरीके से बच्चे बिछड़ जाते हैं। तो वो सारी चीजें हैं। देखिए अब क्या है आगे, चौथा और है इसमें, इसका चौथा भी है। चौथा कहता है इस धारा में भीख मांगने का बताया कि भीख का क्या है अर्थ है, इसको देखते हैं चौथे में। चौथा जो है वो कहता भीख क्या है, उसके बारे में बताया। ये कह रहा है भीख मांगने से अभिप्रेत है। क्या क्या अभिप्रेत है, ये एक बार पढ़ना है तो आप सभी जानते हैं भीख मांगना क्या है। इसमें लिखा है लोक स्थान में भिक्षा की याचना या प्राप्ति, चाहे गाने नाचने भाग्य बताने कर्तव्य दिखाने या चीजें बेचने के बहाने अथवा अन्यथा करना। देखिए सरकार ने देखिए क्या क्या कर दिया है कि भीख मांगने में क्या क्या होता है। किसी भी प्रकार से आप लोग स्थान में क्या करते हैं, नाचते हैं, बच्चों को डांस कराते हैं, है ना, गाने गाते हैं बच्चे, याचना करते हैं, या फिर, है ना, या फिर भाग्य तक बताने की बात कह दी इन्होंने कि अगर भाग्य बता रहे हैं बैठ के, आपने देखा होगा रोड पे बैठ के भाग्य बताते हैं, है ना। कर्तव्य बताते हैं, कर्तव्य आपने देखा हो ट्रेनों में आ जाते हैं बच्चे छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट लेके कर्तव्य दिखाते हैं। इन सबको भीख माना है, मतलब सरकार ने इन सबको क्या मांगा है, भीख मांगा है। कई लोग कर्तव्य दिखाते हैं, कई लोग भाग बताते हैं, तोता बैठा लिया, या मान लीजिए छोटी मोटी बहुत सारी ट्रिकें होती हैं, तो भैया आपका भाग बता रहे हैं, तो वो भी क्या माना जाएगा, वो भी भीख मांगा जाएगा। उसको भी क्या माना जाएगा, भीख मांगा। लेकिन किसके द्वारा, बच्चों के द्वारा बात करी, कोई बड़ा आदमी के लिए, बच्चा जो बैठा है वो कर रहा है उसके द्वारा। दूसरा कह रहा है भिक्षा की याचना या प्राप्ति करने के प्रयोजनों से किसी प्राइवेट परिसर में प्रवेश करना। कई बच्चे घर पे घुस जाते हैं, भीख मांगने आ गए, तो वो भी भीख की परिभाषा में आएगा। तीसरा कहता है भिक्षा विप्राप्त या उद्यापित करने के उद्देश्य से अपना या किसी अन्य व्यक्ति का जीव जंतु का कोई व्रण घाव क्षति विरूपता या अभिदर्शित या प्रदर्शित करना। ये तो होता ही है, आपने देखा होगा कि एक सही सही बच्चा है, या एक बच्चे को बैठा दिया, उसके हाथ में एक बच्चा दे दिया, उसके हाथ पैर टूटे हैं इस तरीके से, इस तरीके से, या कोई बैठ जाता है उस पर चार वो बना देते हैं गाड़ी टाइप की, उस पर खींच रहे हैं और भीख मांग रहे हैं। इस तरीके का अगर कोई व्यक्ति काम करता है शादी के साइड, या अपना घाव दिखाता है, अपना हाथ पैर टूट के, वो इसीलिए कर दिया जाता है ताकि भीख मिल सके। तो इस तरीके का काम को भी काय की परिभाषा में माना जाएगा, भीख की परिभाषा में माना जाएगा। अगला लिखा है भिक्षा की याचना या प्राप्ति के प्रयोजन से अप्राप्त व्यय का प्रदर्शन के रूप में प्रयोग करना। अप्राप्त व्यय का मतलब छोटे छोटे बच्चे लिए रहते हैं, कई महिलाएं आपने देखा होगा छोटे दूध पीते हुए बच्चे लिए रहती हैं और भीख मांगती हैं, तो वो उसके इस तरीके से भी अगर करा जाता है तो वो भी भीख की परिभाषा में आएगा। ठीक। अगला है इसमें अप्राप्त व्यय का क्या अर्थ है। लिखा यदि नर है तो 16 वर्ष से कम आयु का, और यदि नारी है तो 18 वर्ष से। तो अप्राप्त व्यय का तो आपको लिखा ही है, यहाँ पे लिखा था हमने 18 और 16 वर्ष था, तो 18 और 16 वर्ष है इसमें। नारी है तो 18 और नर है तो 16, ये फीमेल के लिए और ये मेल के लिए, है ना, 16 है ये। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखा है, ये ना अर्थ बताया, ये खुद पढ़ना नहीं था, ये तो अर्थ क्लियर करने के लिए मैं बताया कि भिक्षा में क्या क्या आता है ना। अब देखिए 364 जो है इन्हीं के प्रकार हैं, अपहरण और व्यपहरण के। अब आप कहोगे अपहरण तो क्यों नहीं, अपहरण के अलग अलग सेक्शन वाइज सेक्शन उसको दिया, मैंने कहा ना अपहरण निरंतर वाला अपराध है, निरंतर चलता रहता है अपराध, वो जो उसमें जुड़ते जाते हैं, बढ़ता रहता है, इसीलिए उसके नीचे जो सेक्शन आएंगे वो अपहरण के लिए आएंगे सीधे के सीधे। कौन सा अपराध बन रहा है, किसके लिए आप अपहरण कर रहे हैं, किस चीज के लिए कर रहे हैं, तो उस हिसाब से वो अपराध, उसी हिसाब से उसकी सजाएं होती चली जाएंगी। नीचे जो दिया है वो केवल पनिशमेंट वाले हैं, तो आपको याद रखना 364 भी इंपॉर्टेंट है, हालांकि पूछा जाता है 364 और 364 के, यहाँ तक तो आपको याद रखना है ना। ये कहता है सेक्शन 364, सेक्शन 364 हत्या करने के लिए व्यपहरण या अपहरण। ये अपहरण क्या कर रहे हैं, हत्या, दोनों, व्यपहरण या अपहरण ये दोनों, ये मान लीजिए यहाँ लिख नहीं रहे। हत्या करने के लिए क्या कर रहे हैं आप, या तो किसी व्यक्ति का व्यपहरण कर रहे हैं या अपहरण कर रहे हैं। किस उद्देश्य से करें कि उसकी हत्या करेंगे, मारेंगे उसको, इस उद्देश्य से अगर करते हैं तो किस धारा में आते हैं, 364।
ये कहता है, देखिए, जो कोई इसलिए किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण करेगा कि ऐसे व्यक्ति की हत्या की जाए या उसको ऐसे वैनित किया जाए कि वह अपनी हत्या होने के खतरे में पड़ जाए, वह आजीवन कारावास या कठिन कारावास है जिसकी अभी 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। कुछ नहीं याद रखना, आपको केवल जो सजा याद रखना। ये क्या कह रहा है, कितने वर्ष से? आजीवन। आप या तो किसी उद्देश्य से कर रहे हैं, आजीवन, आजीवन ही लिखेंगे या बस आजीवन कारावास या 10 वर्ष, या 10 वर्ष तक के कारावास, या दोनों से क्या किया जाएगा, या कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माना, या दोनों नहीं और जुर्माना, या जुर्माने से क्या किया जाएगा, उससे दंडित, दोनों से। या तो आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है या फिर 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से क्या किया जाएगा, उससे दंडित किया जाएगा। किस उद्देश्य से कोई व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण करता है कि इस व्यक्ति की हत्या करेगा, या इस परिस्थिति में करता है कि उसकी हत्या होना संभव है। इस परिस्थिति में आ जाता है व्यक्ति की उसकी हत्या हो सकती है ना। तो इस तरीके का कोई अपराध करता है 364 में, तो केवल इतना याद रखना, आपको सेक्शन याद रखना, ये याद रख सकते हैं। आजीवन कारावास इसमें अधिकतम सजा है 10 साल, कोर्ट अगर न्यायालय चाहे तो 10 वर्ष तक की भी सजा से भी दंडित कर सकता है। तो कितनी सजा है अधिकतम? आजीवन कारावास। अब 364 ए जो है इसका, वो फिरौती के लिए इंपॉर्टेंट है। ये भी 364 ए फिरौती की बात करता है। फिरौती यानी मांगना, किसी व्यक्ति से पैसे मांगने के लिए अधिकतर होती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फिरौती के लिए किसी का व्यक्ति का व्यापार अधिकतर यही होता है, फिरौती के लिए होता है। कुछ मामलों में ये भी होता है और अधिकतर ये होता है, कुछ मामलों में ये भी होता है, अधिकतर ये होता है। ये कह रहा है फिरौती इत्यादि के लिए व्यापरण, ये कह रहा है दोनों ही है इसमें, व्यापरण अपहरण। इसमें लिख रहा है जो कोई किसी व्यक्ति का व्यापरण या अपहरण करेगा या ऐसे व्यापरण या अपहरण के पश्चात ऐसे व्यक्ति को निरोध में रखेगा और ऐसे व्यक्ति की मृत्यु कारित करने या उपहति करने की धमकी देगा या अपने इस आचरण से ऐसे युक्ति आशंका पैदा करेगा कि ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है या उपहति की जा सकती है, या किसी कार्य करने या कोई कार्य करने से प्रवृत्त रहने के लिए या मुक्तिधन के लिए सरकार या किसी विदेशी राज्य अथवा अंतरराष्ट्रीय संगठन अथवा किसी अन्य व्यक्ति को विवश करने के लिए ऐसे व्यक्ति को उपहति करेगा या मृत्यु कारित करेगा, वह मृत्यु दंड अथवा आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को मुक्तिधन आया है, मुक्तिधन मतलब आप पैसा दे दो हम इनको छोड़ देंगे। मुक्तिधन मतलब पैसा दे के छोड़ना, मुक्तिधन मतलब पैसा दे के छोड़ना, पैसा दे के छोड़ना, आप पैसा दे दो हम इनको छोड़ देंगे। ये है मुक्तिधन का मतलब, है पैसा दे के छोड़ना। तो इस तरीके के मुक्तिधन की कोई बात करता है कि आप पैसा दे दो छोड़ देंगे, और इसलिए क्या करता है, उस व्यक्ति को डराता है, धमकाता है कि तुम्हारी मृत्यु कारित कर दी जाएगी या कोई उपहति कारित कर दी जाएगी। इस प्रकार से डराता धमकाता है। या फिर किन किन से मांग कर सकता है, ये कह रहा सरकार से करता है, या किसी विदेशी राज्य अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्रीय संगठन है कोई, उनके व्यक्ति हैं उनको विवश करने के लिए करता है। मतलब किसी भी को विवश करने के लिए कर सकता है। किस किस को विवश? सरकार को विवश करने के लिए, किसी की पकड़ कर ली है ना, या कोई अंतरराष्ट्रीय संगठन है, राज्य, उसको विवश करने के लिए पकड़ कर ली, उसको पकड़ कर ली कि ताकि अपनी बात मनवा सके, इस तरीके से पकड़ कर ली। या किसी अन्य व्यक्ति जिसका है उसको विवश करने के लिए, किसी माँ पिता है उनके माँ बाप को विवश करने के लिए पकड़ लिया। तो ये कह रहा है तो कितने दंड से दंडित किया जाएगा? मृत्यु दंड से। कितनी अधिकतम सजा है इसमें? मृत्यु दंड तक है। तो ऐसे व्यक्ति को कितने दंड से दंडित किया जा सकता है? मृत्यु दंड से दंडित किया जा सकता है, अथवा मतलब इसके अलावा, अथवा आजीवन कारावास से दंडित किया जा सकता है। तो मृत्यु दंड या आजीवन कारावास से क्या किया जा सकता है? दंडित किया जा सकता है। और जुर्माना तो 100 की बात है, प्लस जुर्माना भी होगा। तो ऐसा व्यक्ति जो मुक्तिधन के लिए, फिरौती के लिए अगर किसी व्यक्ति की मांग करता है, तो इसमें अधिकतम सजा याद रखना, अधिकतम सजा कितनी? मृत्यु दंड। इसमें सजा आजीवन कारावास या फिर
अथवा यानी अथवा न्यायालय को जैसा उचित लगे। अगर वो स्वाभाविक सी बात है, अगर किसी सरकार को मजबूर करने के लिए करता, भारत सरकार को मजबूर करने के लिए करता है, या किसी विदेश की सरकार के लिए, या कोई संगठन है उसको मजबूर करने के लिए करता है, इस तरीके की हरकत करता है यानी, तो स्वाभाविक सी बात है न्यायालय फिर उसमें दी देगा। ऐसा नहीं कि इसमें किसी अन्य व्यक्ति ने किया, तो वो अगर अपराध गंभीर किस्म का है तो न्यायालय वहां भी मृत्युदंड दे सकता है। तो ये न्यायालय देखेगा कि किसमें मृत्युदंड देना है, किसमें आजीवन कारावास देना उसे। हाँ, लेकिन मृत्युदंड दे सकता है न्यायालय, इसमें सजा है, न्यायालय चाहे तो मृत्युदंड की सजा दे सकता है। तो अधिकतम सजा याद रखना, यहाँ आजीवन कारावास है और यहाँ मृत्युदंड, बस यही याद रखना। तो चूंकि मृत्युदंड की जो सजा है काफी कम सेक्शनों में आई है, इसलिए पूछ ली जाती है कि कहाँ कौन सी अधिकतम सजा कितनी होगी। अधिकतम सजा इसमें क्या है, मृत्युदंड 364 एक। तो आप छांट के लिख सकते हैं, रख सकते हैं कुछ सजाओं को जहाँ मृत्युदंड का प्रोविजन दिए गए हैं, तो वो 2-4 सजाएं निकलेंगी आपकी, तो आप जिनमें मृत्युदंड की सजा का प्रोविजन है। तो इसमें मृत्युदंड की सजा का प्रोविजन है मुक्तिदंड के लिए। अब देखिए 365 क्या कहता है, किसी व्यक्ति या गुप्त रीति से और सदोष परिरोध करने के आते से व्यपहरण या अपहरण। 365 365 क्या कहता है, 365 कहता है किसी व्यक्ति का गुप्त रीति से, गुप्त मतलब छिपा करके, किसी व्यक्ति को छिपा करके सदोष परिरोध करना। कैसे, छिपा करके, मतलब किसी को पता ना पड़े, इस तरीके से आप क्या कर रहे हैं, उसका व्यपहरण या अपहरण कर रहे हैं। किसी व्यक्ति को छिपा करके, बिल्कुल छिपा के, पता ना पड़े, किसी को चुपचाप से गुप्त तरीके से क्या कर रहे हैं, उसका व्यपहरण कर रहे हैं, छिपा कर रहे हैं, किसी को कानो कान खबर ना लगे, इस तरीके से आप व्यपहरण करते हैं, तो किस धारा में दंडनीय है, 365 में। ये कह रहा है जो कोई इस आशय से किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण करेगा कि उसका गुप्त रीति से और सदोष परिरोध किया जाए, वो दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से दंडनीय होगा। ये किस उद्देश्य से कर रहे हैं, किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण कर रहे हैं छिपा कर, गुप्त रीति से कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, गुप्त रीति से, ताकि उसको बैठ के चुपचाप से रखा जा सके, उसका परिरोध किया जा सके ना, लिखा ना सदोष परिरोध, यानी गुप्त तरीके से कहीं बैठ के रखना है कुछ दिनों के लिए, पता ना पड़े लोगों को कि हमने क्या किया है, इनका किडनैपिंग या एब्डक्शन दोनों, कुछ कोई भी हो सकता है, तो किया है, किसी को कानो कान खबर ना लगे, इस तरीके का अगर अपराध करता है कोई व्यक्ति, तो कितनी सजा है, 7 वर्ष तक के कारावास से प्लस जुर्माना भी है। तो ये प्लस तो आपको याद है, तो आप याद रखें कितनी सजा हो सकती है व्यक्ति को, 7 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जा सकता है और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। बस इतना, ज्यादा इसको खींच नहीं रहे क्योंकि पनिशमेंट है ये, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको ये याद रख सकते हैं गुप्त रीति से कहा है 365 में। मोस्टली आप यहाँ तक याद रखें, काम चल जाएगा, लेकिन नीचे अगर आपको याद रखना हो याद रख सकते हैं, कोई कभी कभी पूछ भी लिए जाते हैं गुप्त रीति से वगैरह, ये इसके प्रकार है, मतलब जिस जिस तरीके से करेगा उस हिसाब से उसमें सजा हो जाएगी। अब 366 है, देखिए ये भी याद रख सकते हैं हम। 366 क्या कहता है, विवाह आदि के करने को विवश करने के लिए किसी स्त्री को व्यपहरण या अपहरण करना या उत्प्रेरित करना। ये क्या कर रहे हैं, ये जबरन विवाह कर रहे हैं, इसीलिए पकड़ कर रहे हैं। तो ये क्या है, विवाह आदि के लिए, फिल्मों में होता है ना, पकड़ लाते हैं, विवाह कराते हैं, वही सारी चीजें हैं। ये 366 में देखिए, इसमें क्या कर रहे हैं, विवाह आदि के लिए विवश कर रहे हैं, उत्प्रेरित कर रहे हैं या जबरन शादी करा रहे हैं, तो 366 के अधीन क्या है, ये दोषी है। 366 के अधीन क्या है, ये अपराध है, व्यपहरण अपहरण दोनों। देखिए ये क्या कहता है, ये कह रहा है जो कोई किसी स्त्री का व्यपहरण या अपहरण उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी व्यक्ति से विवाह करने के लिए उस स्त्री को विवश करने के आशय से या वह विवश की जाएगी यह संभव जानते हुए अथवा अयुक्त संभोग करने के लिए उस स्त्री को विवश या विलुप्त करने के लिए, या वह स्त्री अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुप्त की जाएगी यह संभव जानते हुए करेगा, वो दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। दूसरा है इसमें, और इसमें पहला वाला देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी स्त्री के, बस इतना है कि किसी स्त्री को किसी अन्य पुरुष के साथ जिससे उसकी शादी करने की कोई इच्छा आदि नहीं है, उससे जबरन शादी करा रहे हैं कुल मिला के, तो या पकड़ कर रहे हैं इस उद्देश्य से कि उसकी वो विवश हो जाए, वो मजबूर हो जाए कि भाई पकड़ हो गई, ये सब इसी के डर जाए, उससे शादी कर ले, इस तरीके की कोई हरकत करता है तो कितनी सजा है, 10 वर्ष तक के कारावास से। बस इतना याद रखना है, सजा इसमें कितनी है, 10 वर्ष तक के कारावास से क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। एक दूसरी सजा और है इसमें, देखिए दूसरी सजा है
और जो कोई किसी स्त्री को किसी अन्य व्यक्ति से अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुप्त करने के आशय से या वह विवश या विलुप्त की जाएगी यह संभव जानते हुए संहिता में यथा परिभाषित आपराधिक अभिप्रास द्वारा अथवा प्राधिकार के दुरुपयोग या विवश करने के अन्य साधन द्वारा उस स्त्री को किसी स्थान से जाने को उत्प्रेरित करेगा वह भी पूर्वोक्त प्रकार से दंडित किया जाएगा। तो ये सीधा एक ही सजा है, इसमें अलग से नहीं दी। उन्होंने क्या लिखा है कि अगर इस तरीके अयुक्त युक्त संभोग मतलब किसी अन्य पुरुष के साथ जानबूझ के कोई पकड़वाता है और रखता है तो पूर्वोक्त यानी 10 वर्ष, वो भी व्यक्ति कितने वर्ष से कारावास से दंडित किया जाएगा, 10 वर्ष तक के कारावास से क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। केवल इसके लिए आप कहोगे कि वो है फिर वो रेप में जाएगा, वो भी लगेगा और ये भी लगेगा। तो हम तो यहाँ केवल इतने पकड़ की बात कर रहे हैं, यहाँ केवल पकड़ की बात हो रही है। तो पकड़ने के लिए कितनी सजा हो रही है इसमें, 10 वर्ष तक की। बाकी जो सेक्शन लगेंगे वो तो लगते ही लगते हैं, ऐसा नहीं कि केवल जी लग गया तो दूसरा 375 वाला नहीं लगेगा, वो भी लग जाएगा, वो लगेगा लेकिन ये भी लगेगा, है ना। तो इस तरीके का कोई अपराध करता है तो कितनी सजा होगी, 10 वर्ष तक के कारावास से क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। अब देखिए 366 ए है अप्राप्त व लड़की का उपापयन, ये भी पूछा जाता है सेक्शन 366 ए, इसी का भाग है ये कर लीजिए यहाँ 366 ए, ये इसी का भाग है। देखिए क्या है, अप्राप्त व लड़की का उपापयन। अप्राप्त व मतलब जिसने बालिकता प्राप्त नहीं, अप्राप्त व, अप्राप्त व मतलब जिसने वयस्कता प्राप्त नहीं की है, जो अवयस्क बच्ची है कह लीजिए, जो बच्ची है अभी उसके लिए, ऐसी बच्ची को कोई पकड़ता है उसके लिए कितना है, इसमें लिखा है जो कोई 18 वर्ष, अब प्राप्त वेता की अपन ने देखी थी 18 वर्ष थी, तो इसलिए यहाँ भी 18 ही वर्ष है। कितनी आयु, 18 वर्ष, ये भी 18 वर्ष से कम। जो कोई 18 वर्ष से कम आयु की अप्राप्त व लड़की को अन्य व्यक्ति से अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुप्त करने के आशय से या तद द्वारा विवश या विलुप्त किया जाएगा यह संभव जानती हुए ऐसी लड़की को किसी स्थान से जाने को या कोई कार्य करने को किसी भी साधन द्वारा उत्प्रेरित करेगा वह कारावास है जिसकी अवधि 10 वर्ष तक ही हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो अलग से सेक्शन लिख दिया, वैसे इसी में लिख सकते थे। तो ये क्या कह रहा है, इसी तरीके का जो अपराध है अगर कोई व्यक्ति कैसे करता है, किसी बालिका के खिलाफ करता है, जो बच्ची है उसके खिलाफ करता है, तो कितनी सजा होगी, इसमें भी सेम सजा है, 10 वर्ष तक के कारावास से उस व्यक्ति को भी क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। उन्होंने ये अलग से जोड़ा है, तो ये अलग से जोड़ने की जगह इसमें भी लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने अलग से कर दिया। तो ये सेक्शन पूछा जाता है, ये सेक्शन पूछा जाता है ना। अब प्राप्त वयता की एज तो आपको पता ही 18 है आज, तो ये भी याद रखना। बाकी सेक्शन ये पूछा जाता है 366 प्राप्त वयता का जो आप क्या करते हैं उसका ये व्यवहार या अपहरण करते हैं, इस तरीके का कोई अपराध करते हैं तो किस धारा में दंड देंगे, 366 ए में दंड देंगे। ठीक है, ये सेक्शन पूछा जाता है, ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन। 366 बी है ये विदेश से लड़की का आयात करना, ये इसका दूसरा पार्ट है 366 का बी। ये क्या कह रहा है, विदेश से लड़की का आयात करना, ये क्या कह रहा है, आयात करा रहा है। आपने देखा होगा नेपाल वगैरह जो गरीब, अपने इंडिया से जो गरीब है, वैसे तो इंडिया भी गरीब ही है लेकिन इंडिया से भी गरीब देश है, तो उधर से लड़कियों को आयात किया जाता है, बुलाया जाता है गलत काम कराने के लिए, तो उसके बारे में ये कह रहा जा रहा है 366 बी। ये कह रहा है जो कोई 21 वर्ष से कम आयु की, ध्यान रखिएगा क्या कह रहा है, ये एज की बात, ये ध्यान रखना है आपको, 21 वर्ष, ये इंपॉर्टेंट। यहाँ 18 थी, यहाँ क्या है 21 वर्ष। विदेश की बात हो रही, आयात करना यानी विदेश से मंगाना, विदेश जो भारत के बाहर होगा वो विदेशी कहलाएगा, तो विदेश की बात कर रहा है। उसमें कितनी एज है, 21 वर्ष, ये याद रखना। कितनी वर्ष है, 21 वर्ष, ये याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है ये। जो कोई 21 वर्ष से कम आयु की किसी लड़की को भारत से बाहर किसी देश में या जम्मू कश्मीर राज्य से आयात उसे किसी अन्य व्यक्ति से अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुप्त करने के आशय से या तद द्वारा या विवश या विलुप्त की जाएगी यह संभव जानते हुए करेगा वह कारावास है जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी। तो सजा का तो कोई प्रोविज इसमें दिक्कत है ही नहीं, सजा तो सेम ही है, 10 वर्ष, इसमें भी 10 वर्ष है। इसी तरीके का काम कोई अगर भारत किसी अप्राप्त बच्ची के साथ करता है और उसकी एज कितनी है, 18 वर्ष, भारत के अंदर की बात कह रहा है, 18 वर्ष से कम है तो भी 10 साल की सजा है। और इसी तरीके का काम अगर कोई व्यक्ति विदेश से कोई लड़कियां मंगा करके करवाता है या कराता है इस तरीके का, तो कितनी सजा है,
इसमें भी 10 वर्ष तक की सजा। लेकिन विदेश के लिए जो लड़कियों की एज है वो कितनी है, 21 वर्ष। ये थोड़ा ध्यान रखना है कि विदेश से जो लड़कियां आती हैं उसके लिए एज जो कितनी है, अप्राप्त वयता की एज कहते हैं, जो मेच्योरिटी कहते हैं, जैसे उसकी एज कितनी है 21 वर्ष, यहाँ कितनी है 18 वर्ष, और यहाँ कितनी है 21 वर्ष। ये ध्यान रखेंगे आप, ये पूछा जाता है, ध्यान रखना है इसको। देखिए अब है 367 सेक्शन 367। ये क्या कहता है, व्यक्ति को घोर उपपत्ति दासत्व आदि का विषय बनाने के उद्देश्य से व्यवहरण या अपहरण। ये क्या कर रहे हैं, व्यक्ति को या तो गंभीर चोट पहुंचाई जाए या उसको दास बनाने का उद्देश्य कि भैया इससे हजूरी कराएंगे, बोले दास बनाएंगे इसको, इस तरीके का काम कराएंगे। तो इस उद्देश्य से अगर करता है कोई व्यक्ति तो कितने में आता है, सेक्शन 367 के अंतर्गत आता है। इधर लिख लेते हैं, तो सेक्शन 367, सेक्शन 367 के अंतर्गत आता है। किस उद्देश्य से, दास बनाने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति को, या घोरोपति कार्य करने के उद्देश्य से, घोरोपति, ठीक है, या फिर दास बनाना, किसी को गुलाम बनाना अपना, है ना, इस दास गुलाम एक ही बात है। तो दास बनाने के उद्देश्य से, किसी को गुलाम बनाने के उद्देश्य से करते हैं। आप कहोगे ये कब, ये भी होता है अभी इंडिया में, होता है, कई जगह होता है, कई स्टेटों में होता है। आदमी पकड़ लिए जाते हैं, पता ही नहीं पड़ते कि कहाँ गए। ऐसी कई जगह हैं आज भी इंडिया में, और मध्य प्रदेश में भी है ऐसी जगह जहाँ पकड़ के ले जाते हैं, पता ही नहीं पड़ता, जिंदगी भर काम कराते हैं उसे। तो ऐसी जगह है, ठीक है। इसीलिए ये कह रहा है कि जो दास बनाने के लिए किसी व्यक्ति को घोरोपति कार्य करने के लिए अगर कोई व्यक्ति करता है तो किस धारा में आता है, 367 में। ये कहता है जो कोई किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण इसलिए करेगा कि उसे घोरोपति या दासत्व का या किसी व्यक्ति की प्रकृति विरुद्ध काम वासना का विषय बनाया जाए या बनाए जाने के खतरे में वह जैसे पड़ सकता है वैसे उसे वैनित किया जाए, या यह संभव जानते हुए करेगा कि ऐसे व्यक्ति को उपयुक्त बातों का विषय बनाया जाए या उपयुक्त रूप से वैनित किया जाए, वह दोनों में से किसी भांति कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दंडित। तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, केवल 10 वर्ष सभी में आ रहा है तो इसमें भी 10 वर्ष है। क्या उद्देश्य है व्यक्ति का, उद्देश्य है कि इस व्यक्ति को या तो घोरोपति कार्य करेगा, या उसको दास बना के गुलाम बना के रखेगा, या गलत प्रयोजन के लिए जो व्यक्ति है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। पुरुष महिला दोनों हो सकते हैं, तो गलत प्रयोजन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इस उद्देश्य से अगर वो व्यक्ति को ले जाता है या उसका व्ययन करता है, मतलब ले गए दूसरे को सौंपे है, व्ययन का मतलब क्या हुआ, आप ले गए दूसरे को सौंपे है, वो व्ययन। इस तरीके का कोई अपराध करता है व्यक्ति तो किस धारा के तहत दोषी होगा, 367 के तहत दोषी होगा, और दंड कितना होगा, 10 वर्ष तक के कारावास से क्या किया जाएगा, ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। तो केवल सजा है, सेक्शन याद रखने, सजा भी याद नहीं, जितनी सजा तो आप देख ही रहे हैं 10 ही 10 है ना। तो जहां अलग आएगी वहां आपको याद रखना है, बाकी सेक्शन आपको याद रख सकते हैं। अब देखिए 368 है इसका, व्यपरत या अपरत व्यक्ति को सदोष छिपाना है या परिरोध में रखना है, ये छिपाने की बात कह रहा है। 368 क्या है, छिपाने की बात कह रहा है। व्यपरत या अपरत व्यक्ति को सदोष छिपाना है, परिरोध में रखना, ये छिपाना मतलब आप पकड़ करके लाए और फिर उसको व्यक्ति को छुपाना पड़ता है ना, छुपा रहे हैं, उसकी बात कह रहा है कि जब पकड़ हो गई उसके बाद उस व्यक्ति को छिपा रहे हैं या बंदी बना के उसे रखे हुए हैं, तो उसकी बात कह रहा है। उसके लिए धारा कौन सी है, 368। ये कह रहा है जो कोई यह जानते हुए कोई व्यक्ति व्यपरत या अपरत किया गया है, ऐसे व्यक्ति को सदोष छिपाएगा या परिरोध में रखेगा, वह उसी प्रकार दंडित किया जाएगा मानो उसने उसी आशय या ज्ञान या प्रयोजन से ऐसे व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण किया हो जिससे उसने ऐसे व्यक्ति को छिपाया या परिरोध में निरुद्ध रखा है। तो ये इसमें सजा नहीं दी, इसमें ये क्या कहा कि जो व्यक्ति जानता है कि ये व्यक्ति को इसका अपहरण किया गया, इसका व्यपहरण किया गया, जैसी भी स्थिति हो, और वो जानते हुए उस व्यक्ति को छिपाता है, तो उस व्यक्ति को कितने दंड से दंडित किया जाएगा, जैसे व्यपहरण में दंड होता है और जैसा अपहरण में दंड होता है, और जिस तरीके का वो अपराध बनता है उसी दंड से क्या करा जाएगा, जैसे व्यपहरण में दंड होता है या अपहरण में दंड होता है, उसी प्रकार से उस व्यक्ति को दंडित किया जाएगा जैसे उसी ने वो अपराध किया। जैसे आपने छिपाया, आपको पता है ये पकड़ करके लाए और आपने अपने घर में पनाह दे दी मान लो, या छिपा दिया आपने, तो आपको भी ऐसे ही माना जाएगा कि आपने ही व्यपहरण किया, आपने ही उसका या अपहरण किया, जो भी स्थिति हो। तो उसी प्रकार से जैसे एक व्यपहरणकर्ता की होती है या अपहरणकर्ता को दंडित किया जाता है, वैसे ही आपको भी दंडित किया जाएगा। ये धारा कहती है 368। अब देखिए 369 है,
सेक्शन 369। 369 क्या कहता है? 369 कहता है 10 वर्ष से कम आयु के शिशु के शरीर पर से चोरी करने के आते से उसका व्यपहरण या अपहरण। ये भी इंपॉर्टेंट इसमें पूछा जाता है। इसमें एज आती है कितनी? 10 वर्ष। मैंने कहा ना एक जगह 10 वर्ष एज है, तो ये ही है वो। ये याद रखना है। इसमें एज कितनी? 10 वर्ष। बच्चे की एज है, अगर उसके शरीर पे से आप क्या करते हैं, कोई चीज वगैरह, सोने की चैन वगैरह, वो सारी चीजें की बात कह रहा है कि अगर खींचने की बात करते हैं, उसके उद्देश्य से व्यपहरण अपहरण करते हैं, तो कितनी है? 10 वर्ष। उस बच्चे की एज कितनी होनी चाहिए? 10 वर्ष। तो कितने सेक्शन में? 369 में ये आता है। ये कई बार आता है, लोग 12 वर्ष लगाए आते हैं, कोई 16 लगाया आता है, कोई 18 लगाया आता है। 10 ध्यान नहीं रहता लोगों को, है ना, क्योंकि बहुत अंदर को आता है। तो ध्यान रखना है इसमें कितनी एज है किसी बालक के शरीर से, किसी बच्चे के शरीर से, जब आप कोई कीमती वस्तु खींचते हैं चुराने के उद्देश्य से, उसको व्यपरत अपरत करते, तो उसमें कितनी एज है बच्चे की? 10 वर्ष। एज ही पूछी जाती है, और सेक्शन नहीं पूछते, एज पूछते हैं। तो सेक्शन भी याद रख सकते हैं, 369 में है। एक कम 70, 369। ठीक है। ये कह रहा है जो कोई 10 वर्ष से कम आयु के किसी शिशु का इस आशय से व्यपहरण या अपहरण करेगा कि ऐसे शिशु के शरीर पर से कोई जंगम संपत्ति बेईमानी से ले ले, वह दोनों में से किसी भांति कारावास है जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, जुर्माने से दंडित होगा। तो कितनी सजा है इसमें? 7 वर्ष। किस उद्देश्य से करता है? कि कोई भी जंगम संपत्ति, मान लो सोने की चैन पहने, अंगूठी पहने, जो बच्चे पहने रहते हैं ना, बहुत सारे तावीज वावीज जो भी है, उनको उतारने के उद्देश्य से, कड़ा बड़ा जो बच्चे पहने रहते हैं, आपने बच्चे का क्या किया? व्यपहरण किया या अपहरण किया। दोनों कह रहा है ना, व्यपहरण या अपहरण दोनों। अब आप कहोगे कि अभी पहले बताया था ना मैंने, व्यपहरण अपहरण दोनों का हो सकता है, इसीलिए लिखा है दोनों। व्यपहरण भी हो सकता है और अपहरण भी हो सकता है। जबरदस्ती ले गया तो अपहरण हो जाएगा, संरक्षकता में से ले गया तो व्यपहरण हो जाएगा। 10 साल से कम का ही बच्चा है ना, तो इससे क्लियर हो गया कि व्यपहरण अपहरण जो है, अपहरण है जो किसी भी आयु के व्यक्ति का हो सकता है ना। तो 10 साल का बच्चा व्यपहरण हो सकता है, अगर जबरन उठा के ले जाओ उसे, है ना, बलपूर्वक ले जाता है कोई उठा के कि भैया इसकी चैन बहन बाद में देखेंगे, एकांत में खींचेंगे, तो क्या हो गया? अपहरण हो गया। माता पिता देखा कि बाहर खेल रहा है बच्चा, टहल रहा होगा, टॉफी दी, छोटा बच्चा है, टॉफी दी और बोले चलो बेटा, ले गए। बच्चा तो है, उसको ना समझ, उसे क्या पता, अंकल के साथ चला गया। अंकल ने वहां किस उद्देश्य से ले गया? चोरी करने के उद्देश्य से, ताकि उसके शरीर पे जो भी चीजें हैं वो चुराई जा सके। तो ये क्या है? ये व्यपहरण हो गया, है ना। तो वो परिस्थितियों के हिसाब से तो सजा याद रखना कितना? 7 वर्ष तक की सजा से क्या किया जाएगा? ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। और एज जरूर याद रखना, ये एज इंपॉर्टेंट है ना। एज ध्यान रखना। पूछा जाएगा कि किस तुम एज की बच्चे की उम्र है, ये पूछा जाएगा कि शरीर पे से संपत्ति बेईमानी से लेने के उद्देश्य से बच्चे की एज कितनी होनी चाहिए? एज होनी चाहिए 10 वर्ष, है ना। 10 वर्ष से ऊपर नहीं, 10 वर्ष है। ठीक है, तो ये एज याद रखना है। लाइट गई। चलिए बस आज रहने दीजिए, तो कल देखिए, कल क्या है, एक मिनट।